हेलो एवरीवन, मैं गौरव परिमल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस क्लास में हम CGPSC प्री में आए मैथ्स के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सॉल्यूशन। क्या था, पहला क्वेश्चन लेता हूं मैं प्रॉफिट एंड लॉस से। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर राइट हैंड साइड में नजर आ रहा होगा। यदि किसी पुस्तक पर छूट विक्रय मूल्य का 40% है और छूट प्रतिशत लाभ प्रतिशत के बराबर है, तो दी गई छूट का क्रय मूल्य से अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है, छूट विक्रय मूल्य का 40% है, मतलब कि डिस्काउंट जो है वह विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस का 40% है। ये हो गया 40%। मतलब 40% का मतलब होता क्या है, 40% का मतलब 2/5 परसेंटेज वैल्यू है। 40% परसेंटेज वैल्यू है, 2/5 फ्रैक्शन वैल्यू है। इसका मतलब मैं डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस में यहाँ पर 2/5 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इस हिसाब से मैं डिस्काउंट सेलिंग प्राइस को नीचे ला लिया, ये बचा 2/5। इसका मतलब ये हुआ डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस में मैं यहाँ पर 2 रेशियो अगर डिस्काउंट है तो 5 रेशियो किसको बताएगा, सेलिंग प्राइस को बताएगा। रेशियो मेथड से बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छूट प्रतिशत लाभ प्रतिशत के बराबर है तो दी गई छूट का क्रय मूल्य से अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात तो ये है, कभी भी डिस्काउंट दिया जाता है तो किस पर दिया जाता है, हमेशा अंकित मूल्य पर, MP पर, मार्क्ड प्राइस या MRP भी बोल सकते हैं। तो कभी भी डिस्काउंट दिया जाता है किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर, MP पर, MRP पर। तो मैं यहाँ पर एक MP भी अंकित मूल्य भी यहाँ लिख देता हूँ कि अगर डिस्काउंट 2 रुपये है और सेलिंग प्राइस 5 रुपये है। एग्जाम्पल के लिए ये मार्कर देखिए, सोचिए कि यह मार्कर क्या है, 5 रुपये में बेचा गया है। ठीक है ना, 5 रुपये सेलिंग प्राइस है, 5 रुपये में बेचा गया है और 5 रुपये में तब बेचा गया है जब 2 रुपये का डिस्काउंट किया गया है। तो अगर डिस्काउंट नहीं किया गया होता, इसका मतलब कितने में इसका मार्क प्राइस क्या होता, 7 रुपये होता कि नहीं। सिंपल सी बात है, अगर ये मार्क प्राइस इसका 7 रुपये है, इस मार्कर पेन का मार्क प्राइस या MRP 7 रुपये है, आपने 2 रुपये का डिस्काउंट दिया है तो कितने में बेचा है, 5 रुपये में बेचा है। एक्चुअल में सारी वैल्यूज जो है रेशियो में है, मैंने समझाने के लिए रुपीस का बताया। ठीक है ना, अगर 7 रुपये का ये मार्कर होता, 2 रुपये 7 रुपये MP छपा होता, इसमें अंकित मूल्य होता 7 रुपये, तो 2 रुपये का डिस्काउंट देने के बाद कितने में बेचा जाता है मार्कर, 5 रुपये में बेचा जाता। क्लियर है यहाँ तक। अब बोला है छूट प्रतिशत लाभ प्रतिशत के बराबर है। देखिए सबसे पहले तो छूट प्रतिशत निकालिए। डिस्काउंट किस पे काउंट किया जाता है, मैंने अभी कहा MP पर। क्लियर है, डिस्काउंट कितना है यहाँ पर, 2 रेशियो, MP कितना है यहाँ पर, 7 रेशियो, ये है। ठीक है, तो ये अभी जो वैल्यूज है फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन वैल्यू है। इसको अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो 100 से गुणा करूंगा। अब मुझे पता है 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू अगर है, 1/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 14.28% होती है। तो यहाँ 2/7 है तो 14.28% का आप दुगुना कर दो, कितना हो जाएगा, 28.56%। यह है 2/7 की परसेंटेज वैल्यू। क्लियर है, तो ये डिस्काउंट प्रतिशत लाभ प्रतिशत के बराबर है। अब एक बात, हमने डिस्काउंट प्रतिशत तो निकाल लिया, ठीक है, लाभ प्रतिशत के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत, तो लाभ हमेशा किस पर काउंट किया जाता है, CP पर काउंट किया जाता है। डिस्काउंट हमेशा किस पर, तो MP पर। ठीक है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने आपको लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस वाले में पढ़ा चुका है। ठीक है, अब बोला है डिस्काउंट प्रतिशत लाभ प्रतिशत के बराबर है, मतलब दोनों की परसेंटेज वैल्यू डिस्काउंट की और प्रॉफिट परसेंट की बराबर होगी। अब परसेंटेज वैल्यू बराबर करो या फ्रैक्शन वैल्यू बराबर करो, क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए यहाँ पर 28.56% इसकी तरफ ध्यान देना ही नहीं है हमको। डिस्काउंट और MP मतलब इसकी वैल्यू पता है 2/7, दोनों की लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत क्या है, बराबर है। इसका मतलब दोनों की फ्रैक्शन वैल्यू भी बराबर होगी। इसका मतलब ये हुआ, अगर डिस्काउंट अपॉन MP में देखता हूँ और प्रॉफिट अपॉन CP में देखता हूँ, एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये है कि नहीं। मैं क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहता हूँ फ्रैक्शन में, तो मैंने क्या करता हूँ, ओनली फ्रैक्शन वैल्यू लेता हूँ, D/MP। D कितना यहाँ पर, 2, MP कितना यहाँ पर, 7, हाँ P नहीं पता, और CP को मैं एक काम करता हूँ X मान लेता हूँ। इस हिसाब से P कितना जाएगा, 2x/7, ये अपना P निकल गया। अब CP को मैं क्या माना, X माना, तो यहाँ थोड़ा मिटाता हूँ इसे मैं, CP को मैंने माना X। ठीक है, हम सभी को पता है
CP बराबर क्या होता है, SP माइनस P, यही होता है। अगर दुकानदार ने 100 रुपये का सामान खरीदा और 105 रुपये में बेचा, इसका मतलब कितने रुपए का फ़ायदा हुआ, 5 रुपये का। बिल्कुल वैसे ही होगा, ये कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा मैं, बस कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब अगर मैं CP बराबर SP माइनस P ये जानता हूँ मैं, SP कितना है यहाँ पर 5, P कितना है यहाँ पर 2x/7 और CP कितना है यहाँ पर x। निकाल लो x का मान यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2x + 7, इस तरफ आ जाएगा 2x/7 बराबर 5, 7 और 2 9x/5, 9x/7 बराबर 5, x बराबर 7 × 5 = 35/9, 35/9। तो x बराबर क्या आ गया, 35/9। हमें निकालना क्या था, छूट का क्रय मूल्य से अनुपात ज्ञात कीजिए। छूट कितना है 2, क्रय मूल्य से अनुपात ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य कितना है 35/9, हो गया 9 दूनी 18, 18/35। ठीक है, अब ये कैसे आया 18/35, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों का एलसीएम ले लिए, ठीक है ना, या फिर दोनों का एलसीएम लेने के बाद आप इसको इस प्रकार से लिखें कि दोनों का हर समान कर दो। हर समान करने के लिए दोनों में 9/9 का गुणा कर दो, 9/9 का गुणा कर दो, तो 18/9, 35/9, ये कट गया, आ गया 18:35। आपका आंसर जो कि है ऑप्शन सी। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, ये तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है। और ये तरीका आराम से सभी लोग कर पाएंगे अगर आपको केवल एक काम करना है, आपको प्ले स्टोर में जाना है और ऐप डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, भूपेंद्र मिश्रा। ठीक है, इस ऐप में जाइए, इसमें आपको सभी प्रकार के कोर्स, जैसे कि मान लो कंप्लीट कोर्स है सीजी व्यापम के लिए, कितना है प्राइस 2999। मैथ्स एंड रीजनिंग कितना है 1499। इंग्लिश कितना है 499 और एक सीजी जी के 1499। तो ये सब प्राइस है। फिलहाल अभी महाशिवरात्रि के अवसर पर हमने डिस्काउंट ऑफर रखा है, डिस्काउंट ऑफर रखा है जिसमें कि आपको हमारे सभी कोर्सेस में 20% का ऑफ मिलेगा। 20% का जो प्राइस है वो कम हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप ऐप इंस्टॉल करते हैं, इसमें स्टोर पे जाइए, अलग अलग प्रकार के कोर्सेस हैं, उन्हें अगर परचेस करना है और किसी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो बिल्कुल इस नंबर पर कॉल कीजिए। ठीक है, अब करना क्या है, डिस्काउंट किस प्रकार से मिलेगा, तो आपको करना क्या है, कूपन हमने वहां बनाया है महाशिवरात्रि, ये हमारा कूपन कोड है। ठीक है, ये हमारा कूपन कोड है, इसको अप्लाई करेंगे तब आपको 20% माइनस हो जाएगा प्राइस। क्लियर है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार अपने सामान के लागत मूल्य से X% बढ़ाकर उस सामान का दाम चिन्हित करता है। इसका मतलब लागत मूल्य से, मतलब कि मानो कि उसने 100 में लाया था, वही उसकी लागत मूल्य है, जिसमें उसने लाया था वही क्रय मूल्य। तो इसका मतलब CP यहाँ मान लो 100 रुपये है, मान लिया हमने, CP कितना है 100। लागत मूल्य से X% बढ़ा करके, X% बढ़ा करके मतलब कि अगर ये कंप्लीट तो ये 100 + X, ठीक है ना, तो 100 + X ये क्या हो जाएगा, अगर X% बढ़ा करके चिन्हित कर रहा है, मतलब अंकित कर रहा है, मतलब ये कौन सा मूल्य है, ये अंकित मूल्य है, MP बोलो इसे आप। ठीक है, अब उस चिन्हित मूल्य पर मतलब कि MP पर 19% की छूट देता है। मैंने आपसे कहा कि हमेशा छूट किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो 19% की छूट दिया, इसका मतलब 100 + X उसका क्या है, अंकित मूल्य है, इस पर उसने 21%, कितने परसेंट की 19%, 19% की छूट दिया। मतलब कि क्या किया, मतलब कि क्या किया, 81% में बेचा। सिंपल सी बात है कि ये आपका MRP है, उस पर 19% की छूट दिया, मतलब कि 81% पर बेचा। 81% पर उसने बेचा, मतलब कि ये एक्चुअल में क्या है, सेलिंग प्राइस है।
सेलिंग प्राइस है, बिल्कुल है। ये आपका एमआरपी है या एमपी है, अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य के 81% पर बेच रहा है, ये बोलो, या अंकित मूल्य पर 19% की डिस्काउंट देकर के बेच रहा है, ये बोलो। काम तो वो बेचने का कर रहा है, तो ये आपका क्या है, सेलिंग प्राइस हो गया। आगे, यदि उसे 8% का लाभ होता है, 8% का लाभ होता है, इसका मतलब क्या है, सिंपल सा, 8% का लाभ हो रहा है। 100 में खरीदा था, 100 का 8% कितना, 8 रुपए, मतलब कि 108 में बेचेगा। मतलब 108 क्या है, एसपी है, ठीक है। ये दोनों के दोनों क्या है, एसपी है। तो डायरेक्टली सॉल्व करो, 100 प्लस एक्स गुणित 81%, मतलब 81/100 कर दो, और ये 108, इसको बस आपको सॉल्व करना है, फिर आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं। 81/100 यहाँ पर आएगा, मतलब कि टोटल 81 बनेगा, 100 और 100 कट जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं सीधे लिखता हूँ इसको 0.81x, लिखाएगा बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल, ये हो जाएगा 108। अब 81 यहाँ जाएगा, तो 0.81x बराबर 108 माइनस 81, कितना हो जाएगा, 8 और 19 27, तो 0.81x बराबर कितना हो गया, 27 हो गया। अब x का मान निकालना है, तो 27/0.81। अब 0.81 हटाओ, इसको सीधे सीधे यहाँ 100 लगाओ, ठीक है। 27 से कम 27, 27 दिया 81। अब 1/3 गुणित 100, मतलब 1/3 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 100 गुणा है, मतलब परसेंटेज वैल्यू निकालना है, क्या है, 33 सही 1/3%। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 33 सही 1/3%। तो यहाँ पर हमको निकालना क्या था, x का ही मान निकालना था, ठीक है ना। 33 सही 1/3%, ऑप्शन डी। ऐसे होता है भैया क्वेश्चन सॉल्व, क्लियर है। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, एक उड़ान के बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास के हवाई किराए का अनुपात 7:2 है। बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास, तो मैं इसको बिजनेस क्लास का बी लिख देता हूँ, इकोनॉमी क्लास का मैं ई लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये क्या है, किराए का अनुपात है। बिजनेस क्लास का 7 रेशियो, तो हवाई, तो इकोनॉमी क्लास का 2 रेशियो हो जाएगा, 7:2। इसको 7x और 2x ले लिया मैंने, ठीक है। ये क्या है, किराए का अनुपात है। अब संख्या का, इकोनॉमी क्लास और बिजनेस क्लास द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 26:5 में है। ध्यान दीजिए, इकोनॉमी क्लास का बिजनेस क्लास वालों से रेशियो दिया है 26:5। अगर आपका बिजनेस क्लास का रेशियो यहाँ पर दिखाना हो, तो यहाँ क्या दिया गया है एक्चुअल में, क्वेश्चन देखो, ये संख्या का है, ठीक है ना। इकोनॉमी क्लास और बिजनेस क्लास द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 26:5। इसका मतलब इकोनॉमी क्लास वाला कितना है, 26 है, तो मैं मान लेता हूँ 26y और ये 5y। इकोनॉमी क्लास वाला कितना है, 26y है, इसका मतलब 26 यहाँ पर आएगा, और बिजनेस क्लास वाला 5, तो ये 5y यहाँ कर दिया। अब संग्रह की बात है, सिंपल सी बात है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लो बिजनेस क्लास है, इकोनॉमी क्लास है। अगर मान लो इसमें 5 रुपये किराया है, इसमें 4 रुपये किराया है, अगर इसमें सफ़र करने वाले 10 लोग हैं, ठीक है ना, संख्या है ये, इसमें सफ़र करने वाले मान लो 5 लोग हैं, इसका मतलब टोटल संग्रह कितना होगा, इसमें किसके पास संग्रह कितना होगा, 50 रुपये, इसके पास कितना होगा, 5 के 20 रुपये, टोटल कितना आएगा संग्रह, दोनों को ऐड करना पड़ेगा 70 रुपये। अब वहीं पर सेम टू सेम काम यहाँ करना है कि यहाँ संग्रह कितना होगा, 5 सत्ते 35xy, यहाँ संग्रह कितना होगा, 26 दूनी 52xy, और ये दोनों, ठीक है। तो टोटल संग्रह कितना है, टोटल संग्रह 35 और 52, 5 2 7 5 3 8, 87xy टोटल संग्रह है, जो कि क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 1,07,445, 1,07,445, 1,07,445, ये हो गया। अब ठीक है, अब xy का मान निकालो। xy का मान निकालते हैं कि 1,07,445 डिवाइड बाय 87 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। और हमें ऐसा करने के बाद क्या निकालना, क्या है, बिजनेस क्लास के यात्रियों द्वारा भुगतान की गई कुल राशि। बिजनेस क्लास मतलब हमको 35xy का मान निकालना है, तो मैं डायरेक्टली 35xy का मान यहीं से निकाल लेता हूँ ना। xy का जो भी मान आएगा 35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यही जो कैलकुलेट आप करोगे वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कैलकुलेशन बची है, तो निकालते हैं। 87 में 1,07,445, तो सबसे पहला काम तो 87 एकम 87, कितना बचा, 13, 13 7 20,
मैंने 4 यहाँ निकाला, 87 दूनी 8 दूनी 16, हाँ ये निकल जाएगा। 87 दूनी 8 दूनी 16, 160, 7 दूनी 14, 160 और 14 174। यहाँ से कितना हो जाएगा ये आपका, ये 26 4 30। ठीक है, क्या उतारा मैंने, 4 उतारा था इससे पहले, फिर 4 उतारूंगा। ठीक है, 8 तिया 24, हाँ ठीक है, 87 तिया में जाएगा ये, मतलब कि 8 तिया 24, 80 तिया 240, 7 तिया 21, 240 और 21 कितना 261। ठीक है, अब यहाँ से कितना बचा, यहाँ बचेगा हमारे पास 39, 39 4 43। क्या उतारूंगा, 5। अब 5 इकाई अंक दिख रहा है, यहाँ 7 है, 7 पंचे 45 हम जानते हैं, मतलब 5 गुणा में आना चाहिए, तो 87 पंचे। अब 87 पंचे मतलब कि 80 पंचे 400, 7 पंचे 35, 400 और 35 435। ऐसा थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट रखेंगे तो 1235 आया। इसका मतलब इतने का कितना आया, 1235 आया। अब इस 1235 में, ये 1235 आपका आंसर नहीं है, इस 1235 में 35 का गुणा करना पड़ेगा। चलो करते हैं। 5 पंचे 25 का 5 हसेलाई 2, फिर यहाँ से क्या होगा, 5 तिया 15 तो 17 के 7 हसेलाई 1। अब 12 पंचे 60 और 1 61, और 1235 गुणे 3 मतलब 5 तिया 15 की 5 हसेलाई 1, और फिर 3 पर 3 तिया 9 और 1 10 का 0 हसेलाई 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 एकम 3, 5 7 के 12 हसेलाई 1, ये 2 6 3 हसेलाई 1, ये 4 3 2 2 5, 4 3 2 2 5। ऑप्शन नंबर डी ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर रूट 6 प्लस 6, ये भी अंडर रूट में है, 6 प्लस ये अंडर रूट में जाते जाएगा। ठीक है, प्लस इस प्रकार से कंटिन्यू। अब हमें क्या करना है, इसका मान बताना है। देखिए सिंपल तरीका है, कभी भी ऐसे क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करते हैं तो लिखिए 6 और इसको n और n+1 में हमें तोड़ना है। लगातार 2 क्रमशः संख्या को मल्टीप्लिकेशन 6 है क्या, तो है। कैसे, 2 तिया 6 होता है, मतलब कि 2 × 3 ये होता है। n बराबर क्या है, 2 है। n बराबर क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ मैंने 2 रखा, 2 और 1 3 हुआ। इसका मतलब अगर मुझे इसका मान निकालना है और यहाँ मुझे प्लस का सीरीज नज़र आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, अपने आंसर में n+1 ले लूँगा, मतलब कि 3 मेरा आंसर हो जाएगा, बस काम ख़त्म। ठीक है, और अगर एक और चीज़, क्या पता अगले पेपर में कुछ ऐसा मिल जाए, अभी का तो आंसर ये आ चुका है 3, अगर मान लो ये ऐसा रहता, माइनस माइनस की सीरीज रहती, तो मैं क्या करता, ये n जो है 2, यही मेरा आंसर हो जाता उस केस में। अगर ये माइनस माइनस का रहता तो उस केस में, अभी प्लस का था, n+1 मेरा आंसर होगा, 2 + 1 3 और 3 ही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सिंपल तरीका। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4x + 1 का क्यूब। ये तो बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन था, कई बार टेस्ट सीरीज में आपने देखा होगा, कई बार मैंने क्लास में बताया। 3x - 4 क्यूब प्लस 2 - x क्यूब बराबर 3, 4x + 1 3x - 4 और 2 - x। ठीक है, ये है, आपको निकालना क्या है, x किसका, x बराबर क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन की फॉर्मेशन आपको साफ साफ नज़र आ रही है कि a³ + b³ + c³ बराबर आपको, ये क्या है, a है, ये क्या है, b है, ये क्या है, c है, abc 3abc। और ऐसा कब हो सकता है, ऐसा तब होता है जब a + b + c बराबर 0 हो जाए, तो कर दो 0, 4x + 1, ठीक है, प्लस 3x - 4 प्लस 2 - x बराबर 0 कर दो। 4 3 7 और 7 में से 1 गया तो 6x, 1 और 2 3 और -4 मतलब कि -1 बराबर 0। 6x बराबर 1/6, ठीक है, 6x बराबर 1 तो x बराबर 1/6 और यही x का मान है और यही आपका आंसर। ऑप्शन क्या था, C। ठीक है, ये तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोगों से बन गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन। अब आगे चलिए टाइम एंड वर्क का देखते हैं क्वेश्चन।
ए और बी एक काम को क्रमशः 50 और 80 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब ए है, ये बी है, ए 50 दिनों में पूरा कर सकता है, बी 80 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ काम शुरू करते हैं, चलो पहले तो इसका हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क मतलब क्या, इसका एलसीएम यही होता है, तो एलसीएम निकाल लो। 50 और 80 का आप एलसीएम निकाल लो। कैसे निकालेंगे, सबसे एलसीएम निकालो तो हमेशा बेसिक से जाओ, फिर यहाँ 2, फिर ये 20, अब ये हो जाएगा आपका 2 और यहाँ 5 पंचे 5 एकम और ये 5 पंचे 25, दूनी 50, दूनी 100, दूनी 200, दूनी 400। 400 आपका ये क्या निकला है, टोटल वर्क निकला है। अब पढ़ते हैं भी आगे क्या है। टोटल वर्क निकल गया तो फटाफट दोनों की इफिशियंसी भी निकाल लो, इफिशियंसी भी निकाल लो। 50 में क्या गुणा करूंगा, 800 बनेगा, 50 8, ठीक है ना, 8 इसकी इफिशियंसी है और इसकी 5, तो ये इफिशियंसी है 8 और 5 ए और बी की। क्या बोलता है क्वेश्चन आगे, वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन कुछ दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद छोड़ता है ना, कुछ दिन तक तो दोनों साथ में काम कर रहे थे, दोनों साथ में काम कर रहे थे, इसका मतलब अपनी इफिशियंसी से काम कर रहे थे, दोनों की इफिशियंसी ऐड की जाएगी। यहाँ पर कितने दिन काम किए ये हमें नहीं पता, तो एक्स मैंने लिख दिया, ठीक है। और अगर मैंने x लिख दिया, इफिशियंसी से मल्टीप्लाई कर दिया, दिन का इफिशियंसी से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब मैंने क्या निकाला, उस दिन तक कितना काम हो चुका है। तो उस दिन तक कितना काम हो चुका है, 8 और 5 13 x काम हो चुका है। क्लियर, ये क्या है, डे, ये क्या है, इफिशियंसी। दिनों को मैं इफिशियंसी या क्षमता से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलता है, वर्क मिलता है। तो 13x काम हो चुका है। टोटल कितना काम है, तो 400 है, यह ध्यान में रखना है। तो ए काम छोड़ देता है तो संपूर्ण कार्य 48 दिनों में हो जाता है। संपूर्ण कार्य 48 दिनों में हो जाता है। कितने दिनों के बाद ए ने काम छोड़ा था, देखिए संपूर्ण काम 48 दिनों पे हो गया, इसका मतलब बाकी बचे हुए कितने दिन लगे होंगे बी को अकेले काम करने के लिए, 48 माइनस x दिन लगे होंगे। सिंपल सी बात है, टोटल 48 दिन लगे, x दिन दोनों ने मिलके काम किया, फिर क्या किया, ए ने काम छोड़ दिया, तो कितने दिन और लगे होंगे, 48 माइनस x दिन लगे होंगे। और उस वक्त पे कौन काम कर रहा था, अकेला, केवल बी काम कर रहा था। और बी काम करेगा तो किससे करेगा, खुद की इफिशियंसी से करेगा, और इसकी इफिशियंसी कितनी है, 5 है, 5 है। अब ये काम, ये है काम, टोटल है आपका 400, टोटल वर्क के बराबर, ये वाला वर्क, ये वाला वर्क, टोटल वर्क, ठीक है ना। तो ये 13x प्लस 48 पंचे 40 पंचे 200, 8 पंचे 40, 240 माइनस 5x बराबर 400। तो 13x में से 5x माइनस कर दो, कितना बचेगा, तो ये हो जाएगा 5 और 3 8, 8x, और 400 में से 240 माइनस कर दो, मतलब कि 60 और ये 100, 160। 8x यहाँ ऊपर लिखता हूँ, 8x बराबर 160, x बराबर 160 बटे 8, ठीक है, 8 दूनी 16, ये 20 हो गया, x बराबर 20 दिन, x बराबर 20 दिन। तो कितने दिनों के बाद ए ने काम छोड़ा था, हमने बोला x, ठीक है, कि x दिनों तक दोनों ने काम किया था। x दिन के बाद ए छोड़ के चले गया, तो कितने दिन के बाद छोड़ के गया, 20 दिन के बाद छोड़ के गया है। तो इसका आंसर आपका 20 आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये हो गया इसका सिंपल सा सॉल्यूशन। ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। अब टाइम एंड वर्क का एक दो क्वेश्चन मेरे ख्याल से अब साथ में देख ही लेते हैं। टाइम एंड वर्क का और कोई क्वेश्चन आया था, 5 पुरुष और 4 महिलाएं एक काम को 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 5 पुरुष मतलब मेल और 4 महिलाएं मतलब कि वुमेन एक काम को 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक काम को 27 दिनों, तो 27 दिन ये हो गया, 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जबकि 7 पुरुष और 9 महिलाएं उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। उसी काम को बोला है, मतलब काम क्या है, एक समान, काम क्या है, एक समान। तो मैंने क्या कर दिया, बराबर। उसी कार्य का 111 सही 1% ठीक है, निकालेंगे। पहले तो हमको इफ़िशियंसी का रेशो निकालना है। तो इफ़िशियंसी का रेशो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, 3 पंचे 15, 3 निया 27, ठीक है। अब यहाँ से 5 निया 45 एम और 9 चौके 36 डब्लू, 5 सत्ते 35 एम
और 9 पंचे 45 W। एक चीज़ और ना, यहाँ पर आप पहले वाला जो इक्वेशन था उसको लिखेंगे, क्योंकि इसमें आपका टोटल वर्क निकालने के लिए आपको आसानी होगी बिना कोई काटा पीटी के। अब यहाँ से 45M माइनस 35M कर दो, यहाँ से 45W माइनस 36W। 45 में 35 गया, मतलब कितना 10M, और यहाँ पे 45 में से 36 गया, 4 और 5 9, मतलब कि मेल और वुमेन की इफ़िशेंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, 9:10 हो जाएगा। अब जब हमें इफ़िशेंसी का रेशियो मिल चुका है तो हम क्या कर सकते हैं, टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, किसी एक में रख दो, या इस तरफ या इस तरफ। तो M का मतलब 9 रखूँगा, W का मतलब 10 रखूँगा, तो रख दो 27 इंटू M का मतलब 9 और W का मतलब 10, ये रख दो। तो 27 इंटू 9 पंचे 45 और 4 धाम 40। इसका मतलब टोटल वर्क कितना हुआ, 27 इंटू 8 8, 4 और 4 8, ये हो गया आपका 40 और 45 85। तो इसको टोटल वर्क को फिलहाल आप ऐसे ही रखो, टोटल वर्क को फिलहाल आप ऐसे ही रखो, मल्टीप्लाई करेंगे फिर वहाँ कैलकुलेशन हमारा टफ होगा, ठीक है। तो हमें बोला क्या गया है, उसी कार्य का मतलब इतना कार्य है आपका, इसका 111 सही 1-1%। अब ध्यान से समझिए चीज़ों को, 111.11%, इसको ये बोल सकते हैं कि 100 प्लस 11.11%। अब इसको 100% है, इसको मैं सीधे ये बोलूँ कि कंप्लीट 1 है। 100% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1 है, और 11.11% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/9 होती है। इसका मतलब डायरेक्टली आप लोग 111.11% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो कितनी जाएगी, 9 और 1 10, 10/9, ठीक है। इसका मतलब टोटल वर्क कितना था, 27 गुणित 85 था। तो हमें करना क्या था, उसी कार्य का 111.11%, मतलब कि 27 गुणित 85 का कितना, 10/9 गुना काम बस करना है, ठीक है। अब इस काम को कौन करेगा, 2 पुरुष और 5 महिलाएं, 2 पुरुष और 5 महिलाएं। पुरुष की एफिशिएंसी 9, महिला की एफिशिएंसी 10। चलो करते हैं, यहाँ से 9 तिया 27, 85 तिया मतलब कि 8 80 तिया 240, 5 तिया 15, 240 और 15 255, 255 गुणित 10, तो इसको 255 गुणित 10 ही रहने देता हूँ। डिवाइड बाय 9 दूनी 18, 10 पंचे 50, 50 और 18 68, ठीक है। सब 68 से सीधे आप इसको डिवाइड ही कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या सब जाएगा, ये 2 पंचे और 2 तिया 6, 2 चौके 8। अब कर लेते हैं कि 34 मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कैलकुलेशन बस है यहाँ पे। तो कितना जाएगा, ये 5 पंचे 25 का 5 सिलाई 2, 25 पंचे 125 और 2 127। तो 1275 को डिवाइड करना है 34 से, तो ये जाएगा 34, 30 तिया 90, 4 तिया 12, 90 12 102, फिर हाँ मतलब कि ये हो जाएगा आपका 102 और ये हो जाएगा 25, ये बचा 5। तो 7 तिया 7 चौके 28, तो ये जाएगा आपका 34 पंचे 5 तिया 15, 4 पंचे 20, नहीं ये हो जाएगा आपका 3 और ये 25 है, 3 7 21, मतलब कि 7 चौके 28 का 8 हासिल आई 2, 7 या 21 और 2 23, ये बचा आपके पास कितना, तो ये होगा 12 5 17, 10 9 लगाओ, 0 लगाओ। अब 35 है 34, 34 पंचे 170, 34 पंचे 170 मतलब कि 37.5 डेज ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी है। ये हुआ आपका कैलकुलेशन, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। चलिए अब आगे इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दूध वाला दूध बेचने के लिए 3 कंटेनर का उपयोग करता है और उनकी क्षमता क्रमशः 60 लीटर, 56 लीटर और 44 लीटर है। 3 कंटेनर है, कंटेनर 1, कंटेनर 2, कंटेनर 3। सबकी क्षमता कितनी कितनी है, 60 लीटर और 56 लीटर और 44 लीटर, ठीक है, क्षमता है। तो वह कंटेनरों का 83 सही 1/3%, 85 सही 5/7% और 90 सही 10/11% दूध और पानी के मिश्रण से क्रमशः इतने इतने अनुपात में भरता है। ठीक है, पहले कितना परसेंट भरा है, क्षमता जितनी है वो ठीक है, लेकिन उसका अगर देखा जाए तो 60 लीटर है अगर कंटेनर 1 की क्षमता, तो पूरा नहीं भरा है, उसका 83 सही 1/3% भरा है। तो कितना भरा है
मतलब कितना लीटर है उसमें दूध, पहले वो कैलकुलेट करो। ये आपकी दूध की मात्रा को नहीं बता रहा है, ये आपका कंटेनर की क्षमता को बता रहा है। तो पहले दूध की मात्रा, मतलब कि दूध जितना उसमें भरा हुआ है। अब यहाँ जो भी है दूध और पानी के मिश्रण से भरा हुआ है, ठीक है। तो दूध और पानी का टोटल कितना है, ठीक है, कितना मटेरियल उसमें भरा हुआ है पहले देख लेते हैं। 60 लीटर है, 60 लीटर का 83 सही 1/3%। तो 60 लीटर का 83 सही 1/3%, 83 सही 1/3%, मतलब 83 और 3 का गुणा करूंगा, 80 तिया 300, 240, 3 तिया 9 240 और 9 249, 9 249 और 1 250, 250/3%। मतलब 60 लीटर क्षमता है तो 250/3% इतना भरा है, ठीक है। चलिए आगे, 85 सही 5-7%, 85 सही ये नीचे आएगा ना, ये 100 ऐसा। 85 सही 5/7%, 5/7%, मतलब कि ये गुणा कर लो इसको, 60 8 7 56, 560, 5 7 35, 560 और 35 595, 595 और 5 600, ठीक है। 600/7%, मतलब कि 600/7%। अभी 44 लीटर, 44 लीटर वाला कितना, 90 सही 10/11, 90 सही 10/11, 11 ने 99, मतलब कि 990, 990 और 10, तो 990 और 10 1000, 11 डिवाइड बाई 11 और ये 100। ये लीटर को हटा देता हूँ, कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, कहीं 1 लिखा है कि क्या लिखा है, ठीक है ना। अब ये इतना भरा हुआ है, किससे भरा हुआ है, तो ये कहता हूँ मैं दूध और पानी के मिश्रण से भरा हुआ है, मतलब जो भी लिक्विड है उसमें दूध और पानी मिक्स्ड है। अब देखते हैं कितना कितना है भैया, कितना कितना है लिक्विड उसमें, दूध और पानी कितना कितना है। तो 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, और ये 3 दूनी 6 गया, 25 दूनी 50, तो 50 लीटर है। अब थोड़ा अंक सिंप्लीफाई होते जा रहे हैं, इसको देखेंगे तो बहुत बड़ा अंक है, बहुत टफ क्वेश्चन है, ये नहीं बन सकता, छोड़ो आगे भगो, ऐसा सोचेंगे हम। लेकिन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन टफ नहीं है, दिखता टफ है। आगे 20 हाँ टाइम का इश्यू होता है, लेकिन ये CGPSC का आपका क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम था, क्वालिफाई करना था आपको। हर एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करते, जिस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे ख्याल से ये पेपर टफ तो है थोड़ा, मुझे लगा क्वेश्चन का जो लेवल है एग्जामिनेशन हॉल में, जब आपने एक पहला पेपर दे दिया है उसके बाद कुछ घंटे के गैप के बाद आप दूसरा पेपर दे रहे हैं, तो मैं पेपर का लेवल थोड़ा सा अप मानूंगा, लेकिन क्वालिफाई ही नहीं कर सकते इतना भी टफ नहीं बोल सकता मैं, ठीक है ना। इसमें बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जिसको आप आराम से बना सकते हैं। कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल थे और कुछ क्वेश्चन थे जो दिखने में डराते थे, मतलब कि लगता है कि बहुत टफ होगा लेकिन था नहीं, जैसे कि ये क्वेश्चन है। अब यहाँ से 7 8 56, 8 6 48, 48 लीटर ये दूध और पानी मिक्स है इतना, ठीक है। 2 0 गया, 2 0 गया, 11 चौके 44। देखो हमेशा एग्जामिनेशन में वैल्यू ऐसी ही आती जो एक दूसरे से कटे, ऐसा फटाफट, 4 धाम 40। तो इसका कंटेनर 3 में 40 लीटर है, क्लियर है, ठीक। तो कंटेनर 1 में 50 लीटर है, क्या, दूध और पानी का मिश्रण। कंटेनर 2 में 48 लीटर है, दूध और पानी का मिश्रण, सेम टू सेम कंटेनर 3 में 40 लीटर है। अब कितना अनुपात में भरा हुआ है, तो यहाँ पे 4:1, जो 50 लीटर वाला है इसको मिटाना पड़ेगा। जो 50 लीटर है इसमें 4 रेशियो क्या है, दूध मतलब कि मिल्क, और वाटर कितना है, 1 रेशियो, ठीक है। अब देखो यहाँ फटाफट कैसे खेलते हैं रेशियो से हम, 4 रेशियो है दूध, 1 रेशियो है पानी, तो टोटल कितना हुआ 5, टोटल कितना हुआ 5। तो 5 रेशियो बता रहा है 50 को, 5 रेशियो बता रहा है 50 को, तो 1 रेशियो कितने को बताएगा 10 लीटर को, 1 रेशियो 10 लीटर को बताएगा, तो 4 रेशियो कितना हो जाएगा 40 लीटर, और 1 रेशियो मतलब कितना हो जाएगा 10 लीटर, बस। अब आते हैं 48 लीटर वाले में, जो कंटेनर 2 है उसमें 5:3 है, तो 48 लीटर टोटल है, ठीक है। अनुपात कितना है 5:3, रेशियो में टोटल कितना है 8, एक्चुअल में टोटल कितना है 48, 1 रेशियो बराबर कितना हो गया 8 6 48, 1 रेशियो बराबर 6, तो दूध में कितना होगा इसमें 5 रेशियो, 5 रेशियो मतलब कि 6 पंचे 30, 30 लीटर हो गया कंटेनर 2 में, ठीक है। अब ऐसा भी कर सकते हैं कि 30 लीटर अगर आप देख रहे हैं दूध है, तो बाकी बचा हुआ 48 में से 30 कम कर दो, कितना 18, कितना होगा पानी होगा। या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 3 रेशियो बराबर हमारा पानी को बता रहा है, 1 रेशियो बराबर 6, तो 3 रेशियो बराबर 18, वैसे भी निकालो जैसा आपका मन। आगे इसमें 40 लीटर तीसरा कंटेनर में 40 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, ठीक है।
तो 40 में क्या दिया है, 7:1 के अनुपात में भरता है। तो रेशियो में 7:1, टोटल कितना है रेशियो में 8, एक्चुअल में टोटल कितना है 40। एक रेशियो बराबर कितना हो गया 5 लीटर। एक रेशियो बराबर 5 लीटर है तो यहाँ 7:1 है ना, 7:1 है। इसका मतलब एक रेशियो बराबर 5 तो 7 पंचे 35, 35 लीटर उसमें क्या है, दूध है। क्लियर। अब 35 लीटर दूध है तो 5 लीटर पानी होगा। अब क्वेश्चन क्या था, पानी की कुल मात्रा का उसके पास उपलब्ध कुल दूध की मात्रा से अनुपात कितना है। पानी की कुल मात्रा मतलब कि टोटल, देख लो पानी कितना है टोटल, 10 और 18, 28, 28 5 33, 33 पानी की कुल मात्रा है इसका। और दूध की मात्रा से, तो दूध की मात्रा कितना है देख लो, 40 30 70 और 70 और 30 105, 70 और 35 105। ठीक है, ये हो गया। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3 मतलब कि 11 तिया 33 और 3 तिया 9, 1 3 पंचे 15, 11:35 आपका आंसर है। बताओ कुछ टफ क्वेश्चन था क्या ये? नहीं था लगता, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में टफ ही, अगर आपका अप्रोच गलत होता क्वेश्चन को, आप बहुत ही ज़्यादा टेंशन में या फिर बिल्कुल ऐसा सोच के पढ़ते कि इतना लंबा चौड़ा तो लिखा है टफ ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास एक बढ़िया सा सॉल्यूशन, आंसर आएगा 11:35। अगला SCF LCM वाला दिख रहा है कि LCM और SCF और LCM दिया गया है। SCF कितना है 3x + 1 और LCM है 22x³ -15x² -9x + 2। ठीक है, ये आपका SCF है, ऊपर लिखता हूँ, ये आपका SCF है और ये जो बाजू में लिखा है क्या है, LCM है। एक बहुपद मतलब कि एक क्या है 6x²। एक, अब देखिए पहले तो मैं चीज़ों को समझाता हूँ। कभी भी पहली संख्या या दूसरी संख्या या पहला बहुपद या दूसरा बहुपद, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, LCM और SCF होता है, ये तो पता है सभी को। ठीक है, तो ये LCM SCF का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों बहुपद का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसमें से पहला बहुपद दिया है 6x² + 5x + 1 और हमको दूसरा बहुपद निकालना है। तो दूसरा बहुपद मैंने मान लेता हूँ PX है, दूसरा बहुपद मैंने मान लिया PX। चलिए निकाल लेते हैं। अब यहाँ से 3x + 1, ये इधर देखो, इसको थोड़ा सा काम करो, 6 एकम 6 मतलब 3 दूनी 6 और 3 और 2 5, मतलब कि ये हो जाएगा आपका, इसको इस प्रकार से लिखता हूँ 3x + 2x + 1 और ये PX, ये दूसरा बहुपद है। अब यहाँ से देखो 3x कॉमन निकल जाएगा इन दोनों में से, तो ये 2 + 2x + 1 2x + 1 और यहाँ पर भी देखो 1 2x + 1 और एक कंप्लीट जो है मल्टीप्लिकेशन में है PX की। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2x + 1 कॉमन निकल जाएगा और यहाँ 3x + 1 कॉमन निकल जाएगा। और कभी भी पेपर में कुछ ऐसा आता है तो लेफ्ट हैंड साइड में 3x + 1 खुद बोलेगा कि मुझे काटो। ठीक है, अब ये इसको फिर से लंबा चौड़ा लिखना पड़ेगा, लिख लेते हैं -15x² -9x + 2। ये 3x + 1 3x + 1 गया और 2x + 1 यहाँ से उठ के कहाँ जाएगा, इसके नीचे 2x + 1। अब 2x + 1 से भाग दे दो इसको, आपका PX मिल जाएगा दूसरा बहुपद। तो चलो भाग देते हैं, तो भाग देने के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए मुझे, तो इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा मिटाता हूँ, यहाँ से भाग देता हूँ। 2x + 1 22x³ -15x² -9x + 2। ये जो भी आएगा आपका भागफल वही आपका आंसर है। चलो भागफल कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। भागफल हमारा आंसर होने वाला है। ठीक है, 2x 22x³ मतलब क्या है, 2x में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 22x³ मिले, सिंपल सी बात है, 2 × 11 करूँगा तो अब x³ चाहिए ना, x में क्या गुणा करूँ तो x³ मिले मुझे, x² गुणा करूँगा तो। ठीक है, इसमें ऑप्शन में 11x² वाला कुछ है क्या, सभी है, मतलब पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अगर किसी एक में होता तो वहीं से आंसर मार के आगे निकलते, अब करना पड़ेगा पूरा। हाँ, तो ये 11x² है, 2x में तो मल्टीप्लाई होगा ही, लेकिन +1 में भी। इसका मतलब क्या होगा कि 11x² × 2x 22x³ तो है, यहाँ तक तो बात सही है, लेकिन एक में भी करना पड़ेगा। तो 11 और 11 एकम 11 मतलब 11x², ये हो गया। अब माइनस करो भैया, माइनस, ये माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, ये कट गया,
-15 -11 -26x²। ठीक है, -26x², ऊपर उतारा मैंने -9x। अब 2x में क्या गुणा करूं कि -26x² आए, तो क्या गुणा करूंगा 13 -13 करूंगा ना, -13। अब x² बनाना है, मेरे पास x है तो क्या -13x गुणा करूंगा, तब जाकर के -26x² बन जाएगा। बन गया -26x²। लेकिन यहाँ भी ये भी तो है 1, तो -13x और +1x आपस में मल्टीप्लाई करो, -13x आएगा। अब ऐसा करने से चिन्ह बदल जाते हैं जब हम घटाते हैं तो, ठीक है। तो ये आ गया आपका माइनस का प्लस हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया, इस प्रकार से ये कट गया। और यहाँ पर -9x + 13x मतलब कितना हो गया 4x। ऊपर कितना बचा हुआ था वहाँ पर 2। अब 2x में क्या गुणा करूँ कि 4x आए, तो 2 गुणा करूँगा, +2 से गुणा करूँगा, तो 2 दूनी 4x, ये हो गया 4x। और 1 से फिर गुणा हो जाएगा 2 का, तो 2 एकम 2, घटा दो इसको, चिन्ह बदल जाएंगे, कैंसल कैंसल, शेषफल कितना आया 0, भागफल कितना आया 11x² -13x + 2। देख लो अब कौन सा है ऑप्शन 11x² -13x + 2, ऑप्शन ए यही है ना, 11x² -13x + 2। हाँ, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। देख लीजिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 5a = 7b, 5a = 7b = 35c। मान किसका निकालना है, c का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो मतलब 5a भी 35c के बराबर है, 7b भी 35c के बराबर है। इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे देखिए, और एक इसमें 7b भी 35c के बराबर है। इसको मैं काम करता हूँ, दोनों पक्षों में मैं a से डिवाइड कर देता हूँ। तो 5 की घात a डिवाइड बाई a, 35 की घात c है डिवाइड बाई a, ये हो जाएगा। यहाँ पर दोनों पक्षों में मैं क्या करता हूँ, b से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये b/b हो जाएगा, और ये 35 bc/b हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये 5 हो गया, ये 35 c/a हो गया, ये 7 हो गया, फिर कट जाएगा ना ये और यहाँ b और b, 7 = 35 c/b, ये हो गया। इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको इक्वेशन 2 बोल दो। इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 कर दो, इक्वेशन 2 कर दो। ठीक है, तो 5 × 5 लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होके क्या बना लेगा 35 बना देगा, 5 × 7। और यहाँ पर 35 c/a इंटू 35 c/b, ये हो जाएगा। 5 सत्ते क्या हो जाएगा 35, तो डायरेक्टली 5 सत्ते 35 लिखता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ देखिए अगर आधार समान है तो 35 आधार समान है तो घातांक क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। तो c/a + c/b, यहाँ क्या है 35 है, तो 35 की घात कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 35 की घात 1 बराबर 35 की घात c/a + c/b। ठीक है, इसका मतलब क्या है, क्या निष्कर्ष निकलता है यहाँ से कि 1 बराबर, दोनों की आधार समान है तो घातांक को बराबर कर दो, c/a + c/b। हमको c का मान निकालना था, एक काम करता हूँ c कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये 1/a + 1/b हो जाएगा। और यहाँ से c ab और फिर b + a। ठीक है, अब ये ab यहाँ आ गया, और ये b + a बोलो या a + b बोलो, बराबर किसके हैं c के। ये लो भैया सॉल्यूशन। कौन सा क्वेश्चन का था, ab/a + b, ab/a + b, ऑप्शन सी। ठीक है ना, ab/a + b, ये हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करने का तरीका था। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्या है। हाँ, a और b और c तीन एकल अंक वाली संख्या इस प्रकार है कि 0.abc ABC इस प्रकार से जाते जाएगा, और ये 19/37। तो देखते हैं 19/37 को भाग दे के किस प्रकार से आता है। तो 37 और ये 19, पहले तो भैया 0 लगाना पड़ेगा हमें। ठीक है ना, अब 37 4 × 12, 5 × 15, 6 × 18, 6 करूँगा तो 7 × 6 = 42, नहीं 5 करना पड़ेगा। तो 37 पंचे मतलब कि 30 पंचे 150, 7 पंचे 35, 150 और 35 185, कितना बचा 5 बचा। क्या करूँगा मैं 0 लगाऊंगा। 37 एकम 37 कितना बचा 13 बचा, 0 लगाऊंगा।
30 तिया 90, 7 तिया 21, 90 21 कितना जाएगा 111। हाँ ठीक है, तो कितना 30 तिया मतलब कि 3, 111, ठीक है ना। कितना बचा यहाँ से 19। अब देखो 19 रिपीट होने शुरू कर देगा, जीरो लगाऊंगा मैं यहाँ पे। अब जीरो लगाऊंगा तो फिर से वही काम, 37 पंचे कितना आया था 185, फिर क्या बचेगा 5, फिर जीरो लगाऊंगा, फिर 37 एकम, फिर 37 आएगा, कितना बचेगा 13 बचेगा, फिर जीरो लगाऊंगा, फिर 37 क्या है 5 1 3, मतलब कि यहाँ 37 तिया, मतलब किस प्रकार से रिपीट होगा 5 1 3 5 1 3, आगे भी ऐसा रिपीट होते चले जाएगा। इसका मतलब कंपेयर करके देखो तो 0.A क्या लग रहा है पता, क्या पता लग रहा है यहाँ से, A बराबर क्या है 5, B बराबर क्या है 1, C बराबर क्या है 3, ठीक है ना। 5 1 3 निकालना क्या था हमें, A प्लस बी प्लस सी का मान ज्ञात कीजिए। तो A प्लस बी प्लस सी का मान 5 प्लस 1 प्लस 3, 5 3 8 1 9, ठीक है ना। 9 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब आगे क्वेश्चन कौन सा है, एक क्लास में तो सारे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, तो इसके 2-3 दिन के बाद में इसका सेकंड पार्ट ला लूँगा, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अब और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ए और बी के बीच की दूरी 759 किलोमीटर है। तो एक काम करो, यहाँ पर ए, ये हो गया बी, टोटल कितना है 759 किलोमीटर। ये है ए, ये है बी। बिंदु ए से दो व्यक्ति एक ही समय में क्रमशः 63 किलोमीटर प्रति घंटा से और 91 किलोमीटर प्रति घंटा से अपनी यात्रा शुरू करते हैं, ठीक है। दो बिंदु ए से दो व्यक्ति, मतलब बिंदु ए से ही चलना चालू करेंगे, ठीक है। तेज गति चलने वाला व्यक्ति बिंदु बी पर पहुंचता है और वापस लौटता है तो सी पर धीमे व्यक्ति से मिलता है। देखो कुछ नाम रख लेते हैं कि जो दो इंसान है पी और क्यू, ठीक है। चलो राम और श्याम मान लो, एक राम है एक श्याम, ठीक है। अब क्या करता है राम मान लेते हैं कि राम जो है वो तेज गति से चलने वाला है। तो तेज गति से चलने वाला है राम, इसकी स्पीड कितनी है 91 किलोमीटर पर आवर। श्याम का मान लेते हैं कम है, धीमे गति वाला है तो 63 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन समझेंगे कि ए बिंदु से राम भी चलना चालू करता है, श्याम भी चलना चालू करता है। तो राम जब चलता है तो बिंदु 20 तक पहुंच जाता है, पूरा 759 किलोमीटर उसने तय कर लिया, ठीक है। तेज गति से चलने वाला व्यक्ति बिंदु बी पर पहुंचता है और वापस लौटता है। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक गया, फिर वापस भी आना चालू कर दिया। तो किसी बिंदु पर मतलब किस बिंदु पर, सी बिंदु पर, वह किससे मिलता है, जो कि धीमे चल रहा था। क्योंकि धीमे चलने वाला अपने पहला ही राउंड यहाँ तक पहुँचा और तेज चलने वाला पूरा रास्ता तय करके वापस भी आना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये मैं ऐसा मान लेता हूँ कि अगर यहाँ से ये x है, ये x दूरी है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी 759 माइनस x हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। अगर ये पूरा का पूरा 759 है, ये मैंने x मान लिया कि x दूरी पर चला और यहाँ से वापस उसने x दूरी किया है, तो इस बिंदु पर a से c तक की दूरी कितनी है 759 माइनस x हो जाएगा। क्लियर। तो b और c के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। b और c के बीच की दूरी है x। चलो हमें करना क्या है सबसे पहली बात तो ये है, यहाँ पर 91 किलोमीटर चल रहा है राम और श्याम चल रहा है 63 किलोमीटर पर आवर से। इसका मतलब सी बिंदु तक पहुँचने के लिए तेज स्पीड वाला राम ने कितना समय तय किया, तो देखते हैं समय बराबर क्या होता है, तो दूरी बटे चाल, यही होता है। अब मैं तेज स्पीड वाले की बात कर रहा हूं, मैं राम की बात कर रहा हूं। तो राम ने पहले तो पूरा का पूरा 759 किलोमीटर तय किया। पहले तो उसने टोटल दूरी 759 की टोटल दूरी तय किया और वापस में x किलोमीटर और चला। ये हो गई टोटल डिस्टेंस, टोटल दूरी जो राम के द्वारा तय की गई थी, जो तेज चलने वाले व्यक्ति के द्वारा तय की गई थी, ठीक है। समय कितना समय, मतलब कि अगर समय की बात करें दूरी बटे चाल, दूरी मैंने लिख दिया, डिवाइड में क्या करना पड़ेगा, कितने इसकी स्पीड क्या है, किस चाल से चल रहा है, तो 91 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। क्लियर। अब कहीं पर किलोमीटर मीटर वाला तो यहाँ पर है नहीं, क्योंकि ये किलोमीटर में है और हमारा यह किलोमीटर पर आवर में है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया। उसी समय
जो है श्याम धीमे स्पीड वाला कितनी दूरी तय किया था? तो सी तक पहुंचा था, टोटल 759 है, और ये सी यहाँ से यहाँ तक 759 माइनस एक्स है, तो इसके द्वारा तय की गई दूरी इतनी है, और ये अपनी चाल से चल रहा है। बस अब इन दोनों को हमें क्या है, सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। और हमें क्या निकालना क्या था? वैसे हमें निकालना था बी और सी के बीच की दूरी x निकालना था। तो बस कैलकुलेट करो यहाँ से। तो किससे काटें इसको? 13 7 91, 7 9 63, 7 से कटेगा ये, 13 7 91, ठीक है ना, 7 से कट गया, 7 9 63 हो गया ये। 9 को यहाँ ले जा लो, अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 9 81 की खसलाई 8, 9 5 45 का 5, 5 और 8 13 मतलब 3, ठीक है। 45 और 8 53 मतलब हासिल आई 5, और 9 7 63, 63 और 5 कितना हो जाएगा आपका? 68, इतना आ जाएगा, प्लस 9x। यहाँ से 13 से गुणा करो इसको, तो 13 9 117 के 7 हासिल आई 17 11, ठीक है। और 13 5 65 और 11 76 का 6 हासिल आई 7। अब 13 7 13 6 38 91 98, इतना आएगा, माइनस 13x। तो माइनस प्लस 9x माइनस, मतलब इसको यहाँ ला लो, 13 और 9 22x हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। इधर आएगा तो पक्षांतर, अब इसमें से माइनस करना है। तो 7 में से एक काम करता हूँ, पहले लिख लेता हूँ, 6 8 3 1, 7 में 1 गया 6, 6 में 3 गया 3, 8 में 8 गया 0, 9 में 6 गया 3, 33 3036। अब डिवाइड में क्या हो जाएगा? 22। अब इसको काटो, 22 से कम 22 कितना बचा? 8, ठीक है ना। फिर 22 दिया 66, सबसे अच्छा है भाग ही दे दो इसको, यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा काटने में गलती कर बैठेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 22 से कम 22 8, 3 बचा, 22 दिया 66, क्योंकि 22 चौके 88 हो जाता, तो 14 3 17 और ये 6। अब ये 22 8 176, 138 x बराबर, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 138 किलोमीटर थी। ऑप्शन नंबर डी 138 किलोमीटर, ये हो गया क्लियर। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक निश्चित राशि पर 12% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 3816 है। यह ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, राशि ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन। अब ये 12% जो है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती कितनी है? 3/25 होती है, ठीक है। क्या तरीका पढ़ाया है मैंने इसमें? आपको यहाँ सक्सेसिव मेथड लगाना है, और 2 वर्ष का है तो 2 रो बनाना है। तो पहला रो किसको बताता है? हमेशा पी को। दूसरा रो किसको बताता है? हमेशा ए को। तो यहाँ पर पी कितना मानेंगे हम? 25 रेशियो, 25 पे 3 जोड़ूंगा कितना आएगा? 28 रेशियो। इस प्रकार से 2 वर्ष का है तो ये 25, एक और ये 28, फिर से रिपीट होगा। 25 25 हम 625, 28 मतलब ये कितना हो जाएगा? तो ये आपका होता है 784, ठीक है। 28 का स्क्वायर 784 होता है। अब इसके बाद क्या दिया है आपको? चक्रवृद्धि ब्याज 3816 दिया गया है। चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ रेशियो में चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? जब ये P है ये A है तो क्या होता है? CI बराबर A माइनस P होता है। तो 784 माइनस 625, 14 में 5 गया 9, 7 में 2 गया 5, फिर यहाँ 1, तो 159 रेशियो आया है आपका। ये 159 रेशियो CI को बता रहा है। एक्चुअल में CI कितना है? 3816। तो 159 रेशियो यहाँ पर 3816 को बता रहा है। एक रेशियो निकाल लेते हैं, 3816 डिवाइड बाय 159। अब देखो यहाँ से इसको काटना है। अब 5 9 5 14 और 1 15, 9 5 14 और 1 15, 3 से काट दो, 3 5 15, 3 3 9, 3 6 1 7 8 15, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 2 3 7 21, 3 दूनी 6। अब यहाँ से 53, देखो 53 में क्या गुणा करूँ कि 1272 आए। 53 में क्या गुणा करूँ? एक काम करो, सिंपल सा भाग दे के ही देख लो। 53 दूनी 3 दूनी 6 और 5 दिया 15, यानी 5 दूनी 10, ये इतना बचा, ठीक है। अब देखो, हाँ 53 चौके दिख रहा है साफ साफ, मतलब 24। एक रेशियो यहाँ पर किसको बता रहा है? 24 रुपए को बता रहा है। हमें निकालना क्या था? राशि ज्ञात कीजिए, हमें P निकालना है। 625 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? जब एक रेशियो का मान 24 रुपए है तो 625 रेशियो का मान 625 गुणित 24, 24 पंचे 20 पंचे 100 4 पंचे 20, 24 पंचे 120, 120 का 0 हासिल आई 12,
24 दूनी 48, 48 12 कितना जाएगा 60, 60 का जीरो असल 6, 24 छक्के 24 पंचे 120 और 144, 144 और 6 150, ये हो गया भैया इतना। ऐसा थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट रखेंगे तो आपको पेपर में समय मिलता है ना बाकी बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वरना इसी में कैलकुलेट करते रह जाएंगे तो हो गया, फिर समय निकल गया। बाद में देखे तो अरे ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे जो कि बन सकते थे। कई लोगों के साथ ये समस्या आई होगी कि हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा के कुछ क्वेश्चन थे जो लास्ट में ईजी थे, ठीक है, कुछ सेट में लास्ट में दिए थे, किसी में पहले में। तो लास्ट में दिए हुए क्वेश्चन जो कि ईजी हैं तो उसको बनाने के लिए समय ही नहीं बचा, क्योंकि आपने समय लगा दिया यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 में। ठीक है, चलिए आगे इसका आंसर 15,000 ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से ले। अगला क्वेश्चन जो है, ए और बी ने अपनी यात्रा क्रमशः पी से क्यू और क्यू से पी में शुरू की। ए और बी ने अपनी यात्रा क्रमशः ए और बी पी से क्यू और क्यू से पी में शुरू की। मतलब ए और बी क्या है, यात्रा करने वाले हैं और दो बिंदु है पी से क्यू और क्यू से बी। मतलब कि जो ए है वो पी से क्यू जाता है और जो बी है वो क्या करता है, क्यू से पी जाता है, क्यू से पी तक जाता है। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी शेष अपनी यात्रा को इतने इतने घंटों में पूरी करते हैं। स्पीड टाइम डिस्टेंस में मैंने इसका तरीका बताया हूँ, शॉर्ट ट्रिक बताया हूँ। क्या है देखिए, S1/S2 अंडर रूट कर दो T2/T1 के। बस क्वेश्चन को आपने पढ़ा, तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए था। अब 6 घंटे और मतलब कि S1/S2 पी से क्यू तक जाने वाला एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी ने अपनी शेष यात्रा 6 घंटे और 8 सही 1/6 घंटे में पूरी की। मतलब कि 6 घंटे मतलब कि यहाँ आएगा और 8 छक्के 48, 49/6, 49/6 ऐसे ये हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से हो गया काम सिंपल, 49/6 छक्के 36। इसका मतलब S1/S2 क्या हो जाएगा 7/6। ठीक है, अब यदि बी की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो, S2 मतलब कि बी की गति S2 है, ए की गति S1, तो यहाँ पर रेशियो में 6 है और क्वेश्चन में क्या बोला है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब कि ये 6 रेशियो 36 किलोमीटर प्रति घंटा को बता रहा है। तो एक रेशियो यहाँ पर 6 किलोमीटर प्रति घंटा को बताएगा। हमें निकालना है S1, हमें निकालना है ए की गति। तो ए की गति यहाँ 7 रेशियो है, 1 रेशियो बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 रेशियो बराबर 7 गुणित 6 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब कि 42 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। ठीक है, स्पीड टाइम डिस्टेंस में मैंने ये सब पढ़ाया है। अब पेपर में क्वेश्चन देख करके तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, इस प्रकार से सॉल्व होगा। नेक्स्ट, एक कक्षा के छात्रों ने 3,969 रुपये की राशि दान में दी। यदि प्रत्येक छात्र ने कक्षा में कुल छात्रों की संख्या के बराबर, तो जितने छात्र हैं मान लो x छात्र हैं, तो कुल छात्रों टोटल छात्र के बराबर ही रुपए दिए, x छात्र ने x रुपए दिए, तो कितनी राशि हो गई 3,969। मतलब कुछ नहीं करना है, x का मान निकालना है इस प्रकार से। तो x निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3,969। इसको मैंने सिंप्लीफिकेशन वाले वीडियो में बताया है कि किस प्रकार से आप करते हैं। इसको 20 से काटो, ठीक है, 20 से काटेंगे 3 या 9, इकाई का अंक या तो 3 आएगा या 7 7 49 या तो 7 आएगा। अब इसके पहले आने वाला अंक क्या है 39 है, तो 39 के पहले ऐसा कौन सा अंक होता है जिसका हम अंडर रूट निकाल सकते हैं, तो 36 है। ठीक है, निकाल तो 38 39 का भी सकते हैं, लेकिन हम जो पढ़ते हैं कि 36 25 49 ऐसी संख्याओं के बारे में बात कर रहा हूँ, तो 36 का निकाल सकते हैं। 36 का होता कितना है 6, तो या तो 63 है या तो 67 है। ऑप्शन में 67 और 63 दोनों है। तो क्या करेंगे, कभी भी ऐसा कहीं कंफ्यूजन आ जाए कि 63 सही है कि 67 सही है, तो सबसे बढ़िया काम दोनों के बीच का 65 का स्क्वायर निकाल करके देख लो। तो 65 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 65 का स्क्वायर निकालने का तरीका क्या है, आप पहला अंक लो 6 छक्के 36, दूसरा अंक लो 5 पंचे 25, दोनों को मल्टीप्लाई करो 6 पंचे 30 और 30 का दुगुना कर दो 30 दूनी 60, 5 2 36 6 42। अब देखो कि 39 69 4,225 से छोटा है, इसका मतलब ये 63 वाला करेक्ट आंसर है। तो 63 आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे नेक्स्ट,
एक ऐसा ही प्राकृत संख्या वाले में आपका स्क्वायर निकालना पड़ेगा, उसको देख लेते हैं। ठीक है, कहाँ गया? √372 और √74629 मतलब कि 74,629 के बीच कितनी प्राकृत संख्याएं हैं? ठीक है, इसके और इसके बीच जब मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाया था तब बताया था कि ये शब्दों पर ध्यान देना कितना आवश्यक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात तो यह है 372 से पहले ऐसा कौन सा अंक है जिसका मैं अंडर रूट जानता हूं? तो 361 है। क्या है 361 का? 19। अब देखो ये 372 का अंडर रूट निकालूंगा तो 361 से कुछ ज़्यादा आएगा, तो मैं 19 दशमलव अपने हिसाब से कुछ भी 11 या 22 या 19.123 ऐसा कुछ आएगा अंदाजा, मतलब दशमलव के बाद कुछ अंक रहेंगे इसमें, इतना तो श्योर है, क्योंकि 19 का ही स्क्वायर 361 हो जाता है। तो यहाँ पर 361 से तो 372 थोड़ा सा बड़ा अंक है, तो 19 दशमलव कुछ आएगा यहाँ पर। क्लियर। अब इसका देखो, अब इसका अंडर रूट निकालना है तो यहाँ से काटो, ठीक है ना, यहाँ से मत काट देना, 2 अंक को छोड़ना है, फिर यहाँ 3। अब ये 9 लिखा है, मतलब कि ये 3 और ये 7, इकाई का अंक या तो 3 रहेगा या तो 7 रहेगा। अब इसके पहले वाला अंक देखो 746, तो 746 के पहले कौन सा अंक होता है? 729 होता है, जिसका अंडर रूट कितना होता है? 27। तो या तो ये वाला अंक है या तो ये वाला अंक है, तो डायरेक्टली इसको स्क्वायर करके ही देख लो। ठीक है, स्क्वायर करके देख लो, अलग अलग तरीका है। स्क्वायर करके देखूंगा तो 273 का स्क्वायर, अभी तो बहुत बड़ा अंक है, तो मैंने बताया हूँ तरीका सिंप्लीफिकेशन में कैसे करते हैं। इसको मानो 1 यूनिट। 27 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 729। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, मतलब ऐसे लिखूंगा 09। ठीक है, 27 दिया, अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 27 दिया 81, और जो भी आएगा उसका डबल, 81 का डबल 162, तो ये हो जाएगा आपका 162। 9 2 9 6 15 5 1 और ये हो जाएगा 4 ये। तो इसका मतलब 273 74529 का अंडर रूट कितना होता है? 273 होता है। लेकिन हमारे पास जो अंक है वो इससे बड़ा है, इसका मतलब 74529 का जब 273 हुआ तो 74629 का 273 दशमलव कुछ ऐसा आएगा कि नहीं? क्योंकि 74,529 बस इतना ही होता तो 273 लिखा होता, लेकिन यहाँ 74,629 है। इसका मतलब हमारा जो इसका अंडर रूट आएगा 273 दशमलव के बाद कुछ अंक रहेगा वहाँ पे। अब इनके इस अंक और इस अंक के बीच प्राकृतिक संख्या हमें बताना था। क्या बताना था? प्राकृत संख्या। तो क्या मैं 19 को शामिल करूंगा? क्या मैं 19 को शामिल करूंगा? जब इस संख्या और इस संख्या के बीच की बात कर रहा हूं तो 19 वहां पे शामिल नहीं होगा। इसके बीच में पहला अंक क्या होगा? 20 होगा। क्लियर है? हाँ। अब यहां पर 273 दशमलव कुछ संख्या है, उस संख्या में 273 शामिल होगा क्या? तो बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो जो 273 है इसका जो स्क्वायर मैंने किया हूँ तो इतना आया है, और हमारे पास अंडर रूट में दिया है वहाँ 74,629 है, तो ये इसके बाद में तो 273 दशमलव, मान लो एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 है, तो 273 तो इसके बीच में आ गया ना, तो इसके बीच में आ गया तो 273 यहाँ कैलकुलेशन में शामिल होगा। यहाँ पर मैंने 19 ना लेकर के 20 क्यों लिया? क्योंकि 19 मेरे कैलकुलेशन में शामिल नहीं था, क्योंकि इस संख्या के अंडर रूट में देखा जाए तो 19 के बाद वाली संख्या प्राकृत संख्या कहलाएगी, जो कि 20 है। 19 नहीं आएगा। 19 भी एक प्राकृत संख्या है, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? के बीच। तो इस हिसाब से इस क्राइटेरिया में मैं 19 को शामिल नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? के बीच बोला है, तो के बीच बोला है तो मैं 19 को शामिल क्यों करूं? 19 और 273.123 के बीच में 19 आएगा क्या? नहीं आएगा। तो इसके बीच में पहली प्राकृत संख्या 20 आएगी, और इसके बीच में यहाँ पर देखो 273.123 के पहले 123 मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है, तो 273.123 273 को क्रॉस करके ही तो आगे बढ़ा होगा ना। तो इसके पहले कौन सी प्राकृत संख्या है? 273। इन दोनों के बीच क्या बोला गया? हमको निकालना है कितनी प्राकृत संख्या है। तो कितनी प्राकृत संख्या है? अंतिम संख्या 273, प्रथम संख्या 20 प्लस 1। ठीक है, तो 273 और 1 274, 74 में से 20 कम कर दो 254 आंसर। कॉन्सेप्ट को समझते हुए पढ़े, फटाफट सॉल्यूशन बता दिया, ये आंसर आएगा। आंसर की थोड़ी है यहाँ पे, आपको क्वेश्चन बना कैसे, सॉल्यूशन कैसे आया, आंसर तक पहुँचे तो पहुँचे कैसे, और उसके बीच में कॉन्सेप्ट क्या लगा है उसको भी बताना जरूरी है। ठीक है ना? आपका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए
आगे नंबर सिस्टम में मैंने इसको बहुत डिटेल में पढ़ाया है, के बीच क्या होता है और 100 से 200 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य, इस प्रकार का। चलिए आगे आगे। एक चुनाव में मतदाता सूची के 15% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया और 80 मतदाताओं ने मतपत्र पर खाली वोट डाला। केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता को सूची में अंकित कुल मतदाताओं का 46% का समर्थन प्राप्त था और उसे अपने प्रतिद्वंदी से 591 मत अधिक मिले। तो विजेता को मिले मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये मान लेते हैं कुल मतदाता सूची में नाम, यहाँ से शुरुआत करना पड़ेगा। मतदाता सूची में नाम मतलब मतदाता सूची में कितने लोग थे, लोग कितने थे। तो मतदाता सूची में 15, मान लो एक्स लोग थे टोटल। मतदाता सूची में एक्स लोग हैं तो 15% ने मतदान नहीं किया। इसका मतलब कितने प्रतिशत ने किया? 85% ने किया। 85% ने मतदान किया। मतदान किया 85% ने। तो एक्स का 85%, इसका मतलब प्रतिशत हटाओ 100 लगाओ, तो 0.85 बोल सकता हूँ। बिल्कुल, तो इसको मैं ऐसा करता हूँ 0.85 एक्स, ये हो गया मतदान किया। विजेता को सूची में अंकित कुल मतदाताओं को 46%, सूची में अंकित मतलब कि एक्स का 46%, क्या है 46% समर्थन प्राप्त हो। विजेता को मिले वोट, ये विजेता लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। 0.46 हो जाएगा ये, इस प्रकार से करूँगा तो क्या हो जाएगा ये 0.46 एक्स। 80 मतदाताओं ने मतपत्र का खाली वोट किया, मतलब खाली वोट जिन्होंने किया, खाली वोट 80। अब इसका मतलब मैं क्या करूँगा, विजेता को कितने वोट मिले हैं, तो 0.46 एक्स। तो जीतने वाले को, ठीक है ना, एक काम करते हैं, हारने वाले को कितना वोट मिला है, हारने वाला जो है कितना वोट प्राप्त किया है। सबसे पहला काम तो ये करना है आपको, हाँ 591 जो लिखा है बाद में देखते हैं उसे। हारने वाले को टोटल कितने वोट थे, ठीक है ना। पहले तो जितने यहाँ पर कितने लोगों ने मतदान किया है, तो 0.85 एक्स इतने लोगों ने भैया मतदान किया है, ठीक है। इसमें से विजेता को कितने वोट मिले हैं, 0.46 एक्स इतने वोट मिले हैं, घटाना पड़ेगा। ये टोटल मतदान करने वाले में से जिन्होंने जो जीता है उसके वोट को माइनस कर दो तो हारने वाले का वोट मिल जाएगा। एक काम और करना है, 80 खाली वोट पड़े हैं तो 80 को भी माइनस करना पड़ेगा। 80 खाली वोट है, 80 को मैंने माइनस कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि वो खाली वोट हारने वाले को थोड़ी मिले, ठीक है। चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 46 4 और यहाँ 35 39, तो 0.39 एक्स और ये हो जाएगा आपका -80। क्लियर है, ये हारने वाले को मिला है। अब 591 कुछ संख्या थी, क्या थी कि जीतने वाला अपने प्रतिद्वंदी से 591 मत अधिक मिले, और यहाँ पर 2 उम्मीदवार थे ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो ये 591 है, तो विजेता को जितने वोट मिले हैं उससे हारने वाले को माइनस कर दो। आपको 591 इतने ही वोट का अंतर है, कितना विजेता कितना मिला है 0.46 एक्स, हारने वाले को कितना मिला है 0.39 एक्स -80। 0.46 0.39 उसको माइनस कर दो, 0.46 0.39 मतलब 16 में 9 गया तो 7, ये 0, तो 0.07 एक्स माइनस प्लस 80 बराबर कितना आया 591। अब 80 माइनस हो जाएगा तो 591 -80, 591 -80 बराबर 0.07 एक्स। 591 में से 80 माइनस करो कितना आएगा, तो 1 में 0 गया 1, तो 9 में 8 गया 1, तो 511 बराबर 0.07 एक्स। तो एक्स का मान निकालना है तो 511 डिवाइड बाय 0.07, तो इसको मैं दशमलव हटाता हूँ और 1 लगा के 2 जीरो लगा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से 7 7 7 49, 2 बचा 7 या 21, 100 से गुणा करूँगा तो 7300। तो 7300 जो आया है वो क्या है, 7300 जो आया है वो क्या है, मतदाता सूची में कितने लोग हैं उसकी संख्या है 7300। निकालना क्या है, निकालना है विजेता को मिले मतों की संख्या, मतलब कि 0.46 एक्स, ठीक है, या फिर ये कहूँ कि 46%। तो 7300 का 46% निकाल लो, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना।
तो यहाँ 6 तिया 18 की 8 हासिल आई 1, 6 सत्ते 42 और 1 43। फिर यहाँ पर 3 चौके 12 की 2 हासिल आई 1, फिर 4 सत्ते 28 और 1 29, मतलब 8 5 9 7 3 हासिल आई 1 3 3 5 8। ऑप्शन ए 3358 ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए एक दो क्वेश्चन और देख ही लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में बाकी के बचे हुए क्वेश्चन, के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक घन की प्रत्येक भुजा k सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है, k सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है तो इसके क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि होती है। तो 44% की वृद्धि होती है, तुरंत दिमाग में बात क्लिक करना चाहिए कि एक भुजा में 20%, भुजा को 20% बढ़ाया गया होगा। क्यों, ऐसा क्यों बोला मैंने, ताकि तो 20 + 20 × 20 × 20 बटे 100। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 20 और 20 40, 40 4 44। तो 44% क्षेत्रफल में तभी वृद्धि होगी जब भुजा में कितने प्रतिशत की वृद्धि पाई जाती है, 20%। और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। इसका मतलब ये 5 से 6 होगा, पहले 5 था अब कितना हो गया 6। रेशियो मेथड, फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो, 20% कितनी होती है 1/5। तो 5 से 6, 5 से 6 ये क्षेत्रफल के लिए। लेकिन हमको निकालना है आयतन में कितना परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर क्षेत्रफल के लिए 2 रो बनाता हूँ और आयतन के लिए कितना रो बनाते हैं हम, 3 रो बनाते हैं। बस कितना परिवर्तन होगा देख लो, 5 पंचे 25 पंचे 125, 6 छक्के 36 छक्के 216। क्लियर। अब यहाँ पे 125 216 कितना परिवर्तन हुआ देख लो, तो 75 और 16, इसका मतलब 75 और 16 कितना हो जाएगा ये आपका, तो 91। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, 125 गुणा कर दो 100 से, निकल जाएगा 25 पंचे 25 चौके 4 एकम 4 9 चौके 36 डिवाइड बाय 5 निकाल लो, 5 सत्ते 35, 1 बचा 4, 5 दूनी 10, 4 बचा, दशमलव लगाया 0, 5 अट्ठे 40, मतलब 72.5% आपका आंसर, 72.8%, 72.8% ये आपका आंसर जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद में आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क दे दूंगा और बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है माध्य एवं माध्यिका वाला है, तो कितने का अंतर होगा देखते हैं। सबसे पहले तो हम माध्यिका निकालते हैं। माध्यिका निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में जमाना पड़ता है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि बढ़ते क्रम। सबसे छोटा अंक यहाँ पर मुझे क्या नज़र आ रहा है, 3। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या नज़र आ रहा है, 5। इसके बाद मुझे क्या नज़र आ रहा है, 7, फिर 9। ठीक है ना, उसके बाद 7 और 9 के बीच में 8 भी है और ये 9। उसके बाद में क्या दिख रहा है, तो 11 दिख रहा है। 11 के बाद क्या दिख रहा है, 12 दिख रहा है। 12 के बाद 14। 14 के बाद क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे, तो 19 नज़र आ रहा है। हाँ, 19 के बाद 21 नज़र आ रहा है। 21 के बाद 23 और 23 के बाद 27। ठीक है ना, 23 और 27 टोटल करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये हो गया। अब माध्यिका निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, टोटल हमने देखे कितने हैं, 12 हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ से 5 छोड़ दो, यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ से 5 छोड़ दो। ठीक है, ये 5 और 5 मैंने छोड़ दिया। ठीक है, क्या बचा, 11 और 12 बचा है। तो 11 + 12 डिवाइड बाय 2, मतलब 11 12 23, 23 बटे 2 कितना हो जाएगा, तो 11.5 हो जाएगा। तो ये जो निकला है ये क्या है, माध्यिका। मान लो यहाँ पर 12 पद नहीं होते, 11 पद होते तो मैं 5 5 छोड़ देता, बीच में जो नज़र आता वही माध्यिका कहलाता। लेकिन यहाँ 12 है तो मैंने 5 5 छोड़ा, 2 बचा, तो 2 2 माध्यिका नहीं होती। हम इसका एवरेज निकालेंगे तो कितना जाएगा, 11.5 इसका माध्यिका आ गया। अब माध्य निकालना है, तो माध्य देखो कैसे निकाला जाता है, जो कुछ भी दिया है उसको आप क्या करो, जोड़ो और टोटल कर दो, कितने संख्या है यहाँ पर। तो माध्य में सबको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, और क्या करना पड़ेगा, डिवाइड कर दो टोटल संख्या से। तो टोटल करने के बाद डिवाइड करना पड़ेगा मुझे कितनी संख्या से, कितनी संख्या यहाँ पे 12 है, 12 से डिवाइड कर दूंगा। चलो टोटल कर देते हैं।
5 और 3 8, 8 7 15, 15 और 8 23, 23 9 32, 32 11 कितना जाएगा 43, 43 12 55, 55 14 कितना 69, 69 और 19 78, 88, 88 और 21 मतलब 89 और 20 और 109, 109 और 23 मतलब कि 9 3 12 132, 132 और 7 139 और 20 159, 159। अब देख लो कितना है 159 मतलब 12 एकम 12, 3 बचा, ये 12 तिया 36 मतलब कि 3 बचा 0.0, 12 दूनी 24, 6 बचा 0 लगाऊंगा, 12 पंचे 60 मतलब 13.25 यही क्या आया है, माध्य आया है। तो 13.25 ये माध्य आया है। अब इसमें हमको पूछा क्या गया था कि कितना अंतर होगा, तो 13.25 ये है माध्य और माध्यिका कितनी है 11.50, घटा दो 5, 12 में 5 गया 7 और ये 12 में 1 गया, तो ये आपको 12 में 11 गया तो 1, 1.75 ये आपका आंसर हो जाने वाला है, जो कि ऑप्शन बी। तो ये तो हुआ सॉल्यूशन और आपके स्क्रीन पर 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है ना। इन 2 में से इन दोनों को बनाना है आपको और आंसर करना है कमेंट में, और ये भी बताना है कि आपको ये वीडियो सॉल्यूशन कैसा लगा, ठीक है ना। किसी को भी कोर्स परचेस करने के रिगार्डिंग कुछ भी अगर कुछ समस्या आती है तो इस पर आप कॉल कर सकते हैं। अभी बढ़िया डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, 6 मार्च तक आपको जितने भी कोर्सेस है 20% माइनस होकर के मिलेंगे। तो जिनका पेपर अच्छा बना है मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है, और जिनको ये लगता है कि उनकी तैयारियों में अभी थोड़ा सा और ज़्यादा उनकी तैयारी को सुदृढ़ करना आवश्यक है, मेहनत करने की आवश्यकता है, तो बिल्कुल आप अभी तैयारी कीजिए, उस पर काम कीजिए, अपनी कमियों को देखिए और बिल्कुल लग जाइए अपने आप को पेपर से पहले पूरी तरीके से तैयार करने के लिए। अगर पेपर जब आएगा तब हम पढ़ना चालू करेंगे, ये मानसिकता मत रखिए, अभी से तैयारी कीजिए ताकि पेपर के टाइम बिल्कुल आप फ्री होकर के बिल्कुल रिलैक्स मूड से पेपर दे सके, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। अभी इसके क्वेश्चन पूरे नहीं हुए हैं, अभी नेक्स्ट वीडियो में इसके जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं वो मैं लेके आऊँगा 3 या 4 दिन के अंदर। तो वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।